मखमल का पैबंद, क्या ठाठ थे उस घर के। अरे अरे अरे, संभाल कर लाना, दरवाज़ा थोड़ा छोटा है। चारू ने एक अंटीक भारी भरकम मेज कुर्सी उठाकर कमरे में लाते हुए 3 लेबरों से कहा। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, एक साधारण सा नौ दंपति का कमरा जैसा होता ठीक वैसा ही था। एक तरफ पलंग पड़ा था, एक तरफ एक छोटी सी श्रृंगार मेज रखी थी, दूसरी ओर पुराने चलन के कपड़े रखने वाली लोहे की अलमारी खड़ी थी। एक किनारे खिड़की के पास ही थोड़ी जगह शेष थी। चारू ने उसी स्थान की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, बस बस वहीं रख दो इसे। संभाल कर लेबरों ने मेज कुर्सी चारू की बताई जगह पर रख दी। चारू ने उन्हें उनका मेहनताना दिया, फिर वे वहाँ से चले गए। चारू कमरे में अकेले रह गई। उसने एक ठंडी सांस लेकर उस कुर्सी मेज पर दृष्टि डाली, फिर अपने कमरे को देखा। कैसे बेमेल लग रहे हैं दोनों। एक बिल्कुल निम्न मध्य वर्गीय कमरे में एक राजसी कुर्सी मेज का जोड़ा, दोनों में कोई साम्य ही नहीं था। कमरे का हर सामान जैसे उसके आगे अपने को हीन अनुभव करने लगा हो। चारू उठकर उस कुर्सी मेज के पास पहुंची। उसने कुर्सी की नक्काशी पर बड़े प्रेम से हाथ फिराया। बहुत ही बारीक और कलात्मक नक्काशी की गई थी। उसके उभरे हुए एक एक बेलबूटे का उतार चढ़ाव उसे याद है। ना मालूम कितनी बार अपनी कला की पुस्तिका में उसने इसी की आकृति उरेकी होगी और सदा अच्छे अंक पाए थे। मेज की लकड़ी की चमक उसकी मजबूती और स्वास्थ्य का पता दे रही थी। चारू ने मन ही मन अनुमान लगाया, कम से कम 100 साल पुरानी कुर्सी होगी यह। गहरे कत्थई रंग की मजबूत शीशम की लकड़ी की बनी ये कुर्सी मेज उसकी दादी माँ की निशानी है। बचपन से ही उसे इसी कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ना पसंद था। अपनी दादी को इस कुर्सी से हटाकर वह खुद बैठ जाती थी। तब दादी बगल के सोफे पर बैठकर उसके लिए स्वेटर बुना करती थी। जब वह बहुत छोटी थी तब इसी पर सिर टिकाए टिकाए सो भी जाती थी। उसकी दादी हंसकर कहती थी, तेरे दहेज में यही कुर्सी मेज बांध दूंगी तुझे। और देखो, हंसी में कही गई बात वास्तव में सच हो गई। 4 भाई बहनों में अकेले उसे ही यह कुर्सी मेज मिली, वह भी इसलिए क्योंकि उसका दादी से और इस कुर्सी मेज से अत्यधिक लगाव था। बाकी सारे भाई बहनों को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिला, पर उसे तो धिक्कार के साथ बस ये कुर्सी मेज भिजवा दी गई थी। बस अब मायके से मिले स्त्री धन के नाम पर यही शीशम की कुर्सी मेज उसकी अभिभावक थी। न माँ का आंचल मिलना था अब और ना ही पिता की गोद। बस सारे सुख दुख इसी कुर्सी मेज पर बैठकर काटने थे। चारू अचानक जैसे खुद को बहुत शक्तिहीन अनुभव करने लगी। उसके पैरों से जैसे किसी ने सारा बल खींच लिया हो। वह खड़ी न रह सकी, धम्म से उसी कुर्सी पर बैठ गई और मेज पर उसने अपना सिर टिका लिया। एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे उसने वास्तव में किसी अभिभावक की गोद में सिर रखकर आत्मसमर्पण कर दिया हो। कितना मुश्किल था पिता का घर छोड़ना। पिता से अधिक ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह थे, जिनकी आन बान शान ही उनके लिए सब कुछ थी। पिता के कहे अंतिम शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते हैं। अपनी मर्जी से शादी कर रही हो उस दूसरी जाति के लड़के से जो कभी हमारे यहाँ 20,000 रुपये माह पर नौकरी करता था। पलटकर इस घर में वापस पाँव मत रखना। अब हमारे लिए आज से तुम मर गई। कहाँ राजसी धनी ठाकुर परिवार में पली बढ़ी चारू और कहाँ यह निम्न मध्य वर्गीय परिवार। रजत के प्रेम में पड़कर उसने विवाह करके कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया।
निभा तो पाएगी ना? कहीं वह इस परिवार में ऐसे ही बेमेल ना लगे जैसे ये राजसी मेज कुर्सी इस कमरे में कहीं खप ही नहीं पा रही। अभी थोड़े ही दिन हुए हैं उसके विवाह को, पर उसे इस परिवार में खुद का असंगत लगना शुरू हो चुका था। दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए आरती उतारती सास अपनी बहू के रूप पर रीझ कर बलैया लिए जा रही थी। वहीं आस पड़ोस की सब पड़ोसने और बच्चे उसे कुतूहल से देखे जा रहे थे। अंत में पड़ोस वाली रामा चाची, जो एक हाथ से आंचल मुंह में दबाए आश्चर्य से उसका मुख ताकी जा रही थी, बोल ही पड़ी, बहू तो परी जैसी ले आए हो लल्ला, पर अब इसके लिए परी महल खड़ा करना पड़ेगा। तुम्हारी खाट के खटमल देख लेना, इसका अधिक खून ना पिए। उनका इतना कहना था कि पास पड़ोस में एक ठहाका गूंज उठा। चल चल रामा, ज़्यादा खीसे न निपोर। अधिक चिंता है तो एक पलंग तू ही उपहार में दे दे। अब बहू अगर परी है तो अपनी जादू की छड़ी भी लाई होगी, खुद ही बना लेगी अपना परी स्थान। उसकी सास ने बात को बनाया और उसे अंदर पैर धरने को कहा। पैर अंदर धरा तो उसने पाया एक तरफ फर्श का सीमेंट उखड़ा हुआ है। उसका गोरा चिकना सुंदर पैर काले उखड़े टूटे फूटे फर्श पर रखते ही मैला हो गया। अपने घर में कभी उसने संगमरमर के अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार का फर्श देखा ही न था। इसके बाद नित नए अनुभव उसके सामने आते गए। हल्की स्टील के सस्ते कहीं कहीं से दबे पिचके बर्तनों में खाना खाने से उसे अच्छे से अच्छे भोजन में भी तृप्ति न मिलती थी। खाने पीने की चीज़ों में भी वह क्वालिटी नहीं थी। सुबह चाय के साथ पड़ोस के हलवाई से मंगवाई हुई सस्ती सी दालमोट और बिस्कुट आ जाते थे, जो उसके गले से नीचे न उतरते थे। बाथरूम सबका एक ही था। वहाँ एक सस्ता सा साबुन नहाने के लिए रखा रहता था। अपने घर में तो वह विदेशी ब्रांड के साबुन से नहाती थी, पर अब जो होना था हो चुका। अब एक नए जीवन की शुरुआत है। उस घर के दरवाजे तो उसके लिए सदा के लिए बंद ही हो चुके हैं। कुछ रास्तों पर बढ़ने के बाद ही पता चलता है कि वे मात्र जाने के लिए बने थे, लौट कर आने के लिए उनमें कोई संभावना नहीं होती। जब वह रजत का हाथ थामकर अपने मायके की गलियां छोड़ आई थी, तब उसने यह नहीं सोचा था कि वो गलियां अब सदा के लिए पराई हो जाएंगी। अब तो रजत के प्रेम के साथ उसे अपने इसी छोटे से घर को सजाना है, संवारना है। ससुराल की आर्थिक तंगी में ही उसे संतोष व सुख के धन को जोड़ जोड़ कर रखना है। यह उसके पिया का घर है और वह रानी है इसी घर की। चारू की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। माँ, पिता, भाई, भाभी, बहन सबके चेहरे पर उसके मन में बारी बारी से झलक रहे हैं। क्या अपनी मर्जी से विवाह करना इतना बड़ा पाप था कि बस इसी कारण से पिता का स्नेह सिमट कर शून्य हो गया। माँ की आंखों के लाल लाल डोरे उसे बरबस याद आने लगे। जब अंतिम घड़ी आ गई थी और वह हवेली के फाटक पर खड़ी अपना सूटकेस लिए जाने के लिए पैर बढ़ाने वाली थी, पिता ने तो अंतिम बार पैर छूने का मौका तक नहीं दिया। जैसे ही वह और रजत पैर छूने चले, उन्होंने पैर पीछे हटा लिए, पर माँ की आंखों से तो आंसुओं की बांध टूट गया था। रोती हुई माँ का विदा में उठा हाथ कितनी देर तक हिलता रहा था। उसने मोटरसाइकिल के पीछे बैठे बैठे तब तक देखा था जब तक वह दृश्य उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया था, पर अब वो डोर टूट चुकी तो टूट गई। बाहर अंधेरा घिर आया था। चारू अभी भी मेज पर सिर टिकाए थी। अतीत में विचरते विचरते आप कितने पीछे समय में चले जाते हो, कुछ पता नहीं चलता। चारू की आंखों के नीचे काजल की लकीरें फैल गई थी।
मन का सारा अंधकार जैसे उसकी आंखों के नीचे ही जम गया हो। आधे घंटे तक मानो वह एक अंधेरे थिएटर में बैठी रही थी, जहां उसका मन एक कुशल निर्देशक की तरह उसे उसके अतीत का चलचित्र दिखाए जा रहा था। फिर चारू ने मन ही मन कुछ निर्णय किया। उसने उठकर कमरे की बत्ती जलाई। पूरे कमरे में प्रकाश जगमगा गया। एक बार फिर वही छोटा कमरा और उससे तनिक भी मेल न खाती हुई कुर्सी मेज का जोड़ा मुंह चिढ़ाते हुए दृष्टि के सामने आकर जम गया। अब क्या करोगी चारू? चारू ने अपने आंसू पोंछ डाले। रजत के आने का समय हो रहा था। सामने रखी कपड़ों की अलमारी को चारू ने खोला। सबसे ऊपर के खाने में वह चादर तकिया के गिलाफ रखा करती थी। वहीं से उसने कुछ पुरानी और थोड़ा कम प्रयोग में आने वाली 2 चादरें निकाली। एक उसने कुर्सी पर डाल दी और दूसरी को उसने फैलाकर मेज को ढक दिया। कुर्सी मेज के शीशम के ठहस, उसकी राशि चमक, उसका नक्का सीधार अभिमानी सौंदर्य, उसका श्रेष्ठता का भाव, उसका मूल्यवान होने का दर्प, सब कुछ उन चादरों के आवरण के नीचे ढक चुका था। अब कुर्सी मेज उसके मध्यवर्गीय कमरे से पूरी तरह मेल खा रही थी। अब कोई फर्क नहीं रह सकता था। यह ठाठ की पट्टी में लाल मखमल का पैबंद है। तभी रजत लौट आया था। चारू कुर्सी मेज की ओर ही मुँह किए खड़ी थी, अभी भी उसी ओर ताक रही थी। कमरे में घुसते ही रजत की सब ने पहली दृष्टि किनारे रखी, कुर्सी मेज पर ठहर गई। फिर उसने चारू को लक्ष्य करके कहा, अरे वाह लेक्चरर साहिबा, आपने अपने पढ़ने लिखने के लिए कुर्सी मेज़ का इंतज़ाम भी कर लिया। यह उसने चहकते हुए कहा। उसे पता था चारू बिना कुर्सी मेज के कुछ पढ़ लिख ही नहीं पाती है। वह कुर्सी मेज लाने का मन बना ही रहा था। उसने सोचा था कि किसी दिन वह चारू को अचानक से उपहार देकर अचंभित कर देगा, पर यहाँ तो चारू ने उसे ही सरप्राइज़ दे दिया। रजत चारू के बिल्कुल निकट आकर खड़ा हो गया और कुर्सी मेज को चारू के साथ ही खड़े होकर देखने लगा। चारू ने उधर से अपनी दृष्टि उठाई और रजत की आंखों में देखा। फिर बोली, हाँ जी पति महोदय, जैसे राजा बिन सिंहासन अधूरा होता है ना, वैसे ही एक अध्यापक बिन पढ़ने लिखने वाली एक कुर्सी मेज के अधूरा होता है। यही आज से मेरा सिंहासन है। अच्छा जी, मतलब आप नाइट लैम्प जलाकर यहाँ देर रात पढ़ा करेंगी और मैं वहाँ पलंग पर करवटें बदल बदल कर आपकी प्रतीक्षा करूँगा। रजत ने अपना बैग एक कोने में फेंका और शरारत के साथ चारू को अपनी बाहों में ले लिया। चारू मुस्कुराई। ये सब तो पहले सोचना था ना, अब रिसर्च का काम होता ही इतना जटिल है। मैं क्या करूं? जानता हूं भाई। और इस पर यह चादर क्यों डाल रखी है? हटाओ जरा देखूं तो इसकी क्वालिटी। और रजत ने चादर हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर चारू ने उसका हाथ रोक लिया। क्या हुआ? रजत ने पूछा। आपको बताया था ना, दादी की एक कुर्सी मेज़ थी जो मुझे बहुत प्रिय थी। चारू ने कहा। हाँ जानता हूँ, बहुत बार देखा है उसे मैंने तुम्हारे घर पर। यह भी देखा था तुम उस पर बैठी पढ़ती रहती थी मोटी मोटी किताबें। रजत के स्वर में अभी भी विनोद झलक रहा था। पिताजी ने भिजवाई है। चारू के स्वर में विषाद का भाव उतर आया था। ओह! रजत को जैसे ही बात समझ में आई वह गंभीर हो गया। फिर बोला, तो इस पर चादर क्यों डाल दी? यह तो ऐसे ही बड़ी सुंदर दिखती है। क्या ठाठ से इसके तुम्हारे घर में हटा दो ना चादर? नहीं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। चारू भावुक होकर रजत के गले लग गई। मुझे अब आपके साथ ही अपने जीवन को सुंदर बनाना है। मैं अपने अतीत पर चादर डाल आई हूँ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
तब तक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।